हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ रात 10 बजे आपकी एनसीईआरटी की लाइव क्लास होती है, जिसमें आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी होम साइंस पढ़ाई जा रही है, जिसमें लेसन 1 और 2 कंप्लीट हो गया है और लेसन 3 के भी कुछ पार्ट मैंने करा दिए हैं। थोड़ा सा लेसन 3 बाकी है, आज मैं उसे कंप्लीट करा दूँगी। इससे पहले कि आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है, वीडियो नहीं देखी है, तो आप चैनल पे जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट एक ऑप्शन होगा, वहाँ जाके एनसीईआरटी क्लास 11 पे जाएं और पहले की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। इसके पहले के पार्ट आप देख सकते हैं। तो आज लेसन 3 है, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें थोड़ा सा बचा है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता, ये लेसन है लेसन 3। तो इसको मैंने ये सब कंप्लीट करा दिया था। इसमें संतुलित आहार क्या होता है, ये सब भोजन के आधारभूत पोषक तत्व, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये सब खाद्य वर्ग कंप्लीट करा दिया था मैंने, ये सब पढ़ा दिया था आपको। अब जो आगे ये पिरामिड भी पढ़ा दिया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्गदर्शक पिरामिड, ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, शाकाहारी आहार। तो शाकाहारी आहार मुख्यतः वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थों पर निर्भर करता है। जो शाकाहारी आहार किस पर निर्भर करता है, लिख लीजिए इस लाइन को, वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थों पर, जैसे खाद्यान्न, सब्जियाँ, फल, बीज, सूखे मेवे। तो जो शाकाहारी आहार है वो मेन रूप से वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थों पर निर्भर करता है। कुछ शाकाहारी आहारों में दूध और अंडे से बनी वस्तुएं आती हैं अथवा दोनों शामिल होते हैं। कुछ शाकाहारी जो आहार होते हैं उसमें क्या दूध और अंडे से बनी वस्तुएं आती हैं या दोनों से बनी वस्तुएं आती हैं। जो लोग मांस अथवा दूध से बनी वस्तुएं नहीं खाते हैं, वे आहार को पर्याप्त बनाने हेतु दैनिक खाद्य निर्देशिका का उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांस नहीं खाते हैं, दूध से बनी वस्तुएं नहीं खाते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो लोग आहार को पर्याप्त, जो आहार इसे पूर्ण बनाने के लिए, पर्याप्त बनाने के लिए, तो पर्याप्त बनाने के लिए जो दैनिक खाद्य निर्देशिका का उपयोग कर सकते हैं। इसमें खाद्य वर्ग एक समान होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो खाद्य वर्ग होते हैं वो एक समान होते हैं और इनकी परसने की संख्या भी एक बराबर होती है। शाकाहारी लोग मांस के विकल्प के रूप में फली, बीज, सूखे मेवे, टोफू, ठीक है, टोफू का, और जो अंडे खाते हैं वो अंडों का चयन कर सकते हैं। फली और कम से कम 1 कप हरे पत्तेदार सब्जियां उतना ही लौह तत्व प्रदान करते हैं। याद रखिएगा, फली हो और 1 कप जो आपकी 1 कप जो पत्तेदार सब्जियां हैं, उतना ही हरे पत्तेदार सब्जियां उतना ही लौह तत्व प्रदान करते हैं जितना कि मांस द्वारा प्राप्त होता है। जो लोग गाय का दूध नहीं पीते, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, जो लोग गाय का दूध नहीं पीते वो सोया दूध ले सकते हैं, और जो सोयाबीन से बना होता है। सोया दूध किससे बना होता है, सोयाबीन से, इस बात को लिख लीजिए। जो लोग गाय का दूध नहीं लेते हैं तो वो सोया दूध, जो शाकाहारी लोग गाय का दूध नहीं पीते वो सोया दूध ले सकते हैं, जो सोयाबीन का बना होता है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B2 से युक्त करके अधिक पौष्टिक बनाया जा सकता है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ इसको देख लेते। जो मैंने आपको खाद्य वर्ग बताए थे 5, तो जो मैंने पिरामिड बताया था उसमें पिरामिड में दर्शाए गए 5 खाद्य वर्गों में से 3 निचले भागों के खाद्य वर्गों पर अधिक बल दिया जाता है।
इनमें से प्रत्येक खाद्य पदार्थ आपके लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान न करके केवल कुछ पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मतलब क्या होता है, जो प्रत्येक खाद्य वर्ग होते हैं, ये नहीं है कि एक ही खाद्य वर्ग से आपको आवश्यक तत्व जितना पोषक तत्व मिले, नहीं, सभी वर्ग अपना अपना पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो एक वर्ग के खाद्य पदार्थ अन्य वर्ग के खाद्य पदार्थों की जगह प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। कोई भी एक वर्ग दूसरे वर्ग से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक महत्वपूर्ण है दूसरा नहीं, सब अपनी अपनी जगह रखते हैं और अपनी अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी की आवश्यकता होती है, सभी खाद्य वर्गों की। अब आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में आहार संबंधी पैटर्न। तो किशोर के स्वास्थ्य और क्या होता है, जो किशोर है उसके स्वास्थ्य, इतना मोटा जैसे, हाँ, किशोर है उसके स्वास्थ्य और गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाना बहुत जरूरी है। जो किशोर है उसके स्वास्थ्य के लिए और उसकी गुणवत्ता के लिए जो स्वास्थ्यवर्धक, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, जो उसके स्वास्थ्य को अच्छी तरह वृद्धि करे, विकास करे, और वैसा भोजन खाना बहुत जरूरी है। किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं जो होती हैं वो भिन्न होती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन यौन आरंभ के दौरान तीव्र वृद्धि और शारीरिक संरचना में परिवर्तन के कारण क्या होता है, ये बढ़ जाती है। जब यौन आरंभ होता है तो तीव्र वृद्धि, उसकी वृद्धि तेज होती है और शारीरिक संरचना में परिवर्तन के कारण बढ़ जाता है। और समग्र भावात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। खान पान संबंधी अच्छी आदतों से क्या होता है, भविष्य में मोटापा, हृदय संबंधी रोग, कैंसर, मधुमेह जैसे जो चिरकालीन रोग हो जाते हैं उनसे बचा जा सकता है। जब आप सभी पोषक तत्वों से पर्याप्त भोजन, अच्छे खाद्य वर्ग वाला भोजन करोगे, सभी को लोगे, तो आपको क्या बीमारी कम लगेंगी, आप स्वस्थ बनोगे। आपको जो ये मोटापे की समस्या है, जो कैंसर की समस्या है, मधुमेह, ये सब चीज़ होना बंद हो जाएंगी। पोषक तत्व अंतर्ग्रह संबंधी अध्ययनों से पता चला कि किशोरों में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में विटामिन ए, थायमीन, लौह तत्व, कैल्शियम लेने की संभावना होती है। ये लिख लीजिए, किशोरों में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में विटामिन ए, थायमीन, लौह तत्व, कैल्शियम लेने की संभावना रहती है। वर्तमान में ये माना जाता है कि उससे अधिक मात्रा में वसा, शर्करा, प्रोटीन और सोडियम लेते हैं, और उससे अधिक मात्रा में क्या लेते हैं, वसा, शर्करा, प्रोटीन और सोडियम लेते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भोजन में अनियमितता और एक बार भोजन ना करना। भोजन में कोई नियम ही नहीं है, भोजन अनियमित है और एक बार भोजन ना करना, ये भी किशोरावस्था के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो मतलब किशोरावस्था आराम होने से इसके अंतिम वर्षों तक किशोरों में ना खाने और घर से बाहर खाना खाने की संख्या बढ़ जाती है। बिल्कुल, किशोरावस्था में यही कहते हैं कि घर में खाना नहीं खाते, घर से बाहर खाने की संख्या बढ़ जाती है, और जो स्वतंत्रता और घर से बाहर समय बिताने की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाता है। रात्रि का भोजन दिन का सर्वाधिक नियमित रूप से रात्रि का भोजन और दिन का सर्वाधिक नियमित रूप से खाया जाना भोजन है। रात में भोजन करना, दिन में भोजन करना जरूरी है। लड़कों की तुलना में लड़कियां अधिकतर शाम का खाना, सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन खाना छोड़ देती हैं, और सीमित संसाधनों वाले कई घरों में किशोरों को पर्याप्त संख्या अथवा मात्रा में भोजन नहीं मिलता, जिससे उनके भीतर पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और शरीर की वृद्धि और विकास पे क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें अपना खाना नियमित समय पर लेना चाहिए, अनियमितता नहीं रखनी चाहिए। स्वल्प आहार, स्नैकिंग। तो स्नैकिंग किशोरों के लिए शायद जीने का तरीका है, ज़रूरी नहीं है कि ये खराब आदत हो। विशेष तौर पे सक्रिय और बढ़ते हुए किशोरों में यह ऊर्जा स्तर बनाए रखने में सहायक होता है। याद रखिएगा, विशेष तौर पे सक्रिय और बढ़ते हुए किशोरों में ये ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में सहायता करता है। कई किशोर प्रतिदिन 3 बार नियमित भोजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें कोई ना कोई भोजन छोड़ देने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए वास्तव में स्नैकिंग अनिवार्य पोषक तत्वों के लिए पर्याप्त अंतर्ग्रहण को सुनिश्चित रखने के लिए लाभकारी है। कुछ लोग होते हैं कि भोजन नहीं कर पाते हैं, कि प्रतिदिन सुबह का नाश्ता, दोपहर का और रात का भोजन करें, तो नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ भोजन छोड़ देते हैं। तो इसलिए वो वास्तव में स्नैकिंग अनिवार्य पोषक तत्वों के पर्याप्त अंतर्ग्रह को सुनिश्चित रखने के लिए लाभकारी है। फिर भी केवल स्वल्प आहार हो, यानी स्नैकिंग पर जीवित रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन करना चाहिए।
फास्ट फूड देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के क्या हो रहा है कि आप देखते हो शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, लोग फास्ट फूड की तरफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और आपको पता है फास्ट फूड में वसा कैलोरी की भरपूर मात्रा होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, जिससे हमारे शरीर में क्या मोटापा बढ़ता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। डाइटिंग किशोरों मोटापा एक गंभीर समस्या है और जन समुदाय में शरीर का आदर्श वजन बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं किया तो उनमें 80% लोग वयस्क होने पर समान से अधिक मोटे लगेंगे। बिल्कुल सही, अगर डाइटिंग नहीं की जाएगी तो जो 80% लोग हैं वो समान से अधिक मोटे लगेंगे। और डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया, याद रखिएगा ये सोता हो समय श्वास रोध होता है, इसमें श्वास रोध सहित कई चिकित्सा संबंधी समस्या हो सकती हैं। तो ये शायद क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसको लिख लीजिएगा स्लीप एपनिया क्या है। फिर नेक्स्ट, फास्ट फूड की पोषण संबंधी परिसीमाएं। तो कैल्शियम, राइबोफ्लाविन, विटामिन ए, दूध अथवा मिल्क शेक को छोड़ के बाकी फास्ट फूड में तीनों अनिवार्य पोषक तत्व कम होते हैं। फ्लोरिक अम्ल, फाइबर बहुत कम फास्ट फूड इन प्रमुख कारकों के स्रोत होते हैं। वसा, कई भोजन संयोजनों में वसा से प्राप्त ऊर्जा की उच्च मात्रा होती है। सोडियम, फास्ट फूड भोजन में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, याद रखिएगा फास्ट फूड भोजनों में सोडियम की मात्रा अधिक होती है। शायद क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा, सामान्य भोजन संयोजनों में अन्य पोषक तत्वों की मात्रा में तुलना में ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है। फास्ट फूड आहार पोषक तत्व प्रदान करता है लेकिन वह किशोरों की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। भाई पोषक तत्व तो ये क्या संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है कि फास्ट फूड आपकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे। किशोरों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों को यह समझना चाहिए कि फास्ट फूड पोषणीय दृष्टि से स्वीकार नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है यदि इनका उपभोग उपयुक्त तरीके से और संतुलित आहार के एक भाग के रूप में किया जाए। लेकिन जब ये आहार का मुख्य भाग बन जाते हैं तो ये चिंता का कारण बन जाता है, क्योंकि ये क्या रोग का कारण बन सकते हैं। फास्ट फूड खाना बहुत ही वो हो जाता है क्योंकि इसमें वसा कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है और इससे मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ने से कई रोग शरीर में लग जाते हैं। आहार संबंधी व्यवहार में परिवर्तन करना, आहार संबंधी कुछ व्यवहार होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उनको परिवर्तन करना जरूरी है। जैसे टीवी देखने के समय को सीमित करना है। क्या होता है जो टीवी देखने का समय निश्चित करना है कि मैं 1 घंटा देखना है, 2 घंटा देखना है, ये नहीं कि ऐसे में टीवी देख रहे हैं। टीवी देखने में अधिक कैलोरी का उपयोग नहीं होता है और ये गलत ढंग से खाने को बढ़ावा देता है, क्योंकि टीवी देखते हुए कुछ ना कुछ खाते समय समान सी बात है कि मतलब ये टीवी देख रहे कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, तो ये एक इन जनरल सी बात है। जो लोग ऐसा करते हैं उनमें समानता अधिक भोजन खाने या अत्यधिक कम भोजन खाने की आदत पड़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा भोजन खाने की आदत पड़ जाती है या कम। खान पान संबंधी आदतें, स्वस्थ आदतें, प्रतिदिन 3 बार औसत मात्रा में पूर्ण संतुलित आहार और 2 बार पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता लें। फिर स्नैक, दिन में केवल 2 बार स्नैक लिया जाना चाहिए। इनमें कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ, कच्चे फल, सब्जियां शामिल की जा सकती हैं। स्नैक के लिए उच्च कैलोरी, उच्च वसा युक्त भोजन, विशेषकर आलू के चिप्स, बिस्कुट, तली हुई खाद्य पदार्थों का उपयोग ना करें। पानी पीना, रोज़ 4 से 6 गिलास पानी पीना, विशेषकर भोजन से पहले पानी पीना अच्छी आदत होती है। मतलब रोज़ आपको 4 से 6 गिलास पानी पीना ही है और भोजन से पहले पानी पी ले, बहुत ज़रूरी है। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, बस इससे पेट भरा होता है। सॉफ्ट ड्रिंक और फलों में के जूस में बार-बार, जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है फलों का जूस होता है उसे बार-बार ना पिए, क्योंकि लिख लीजिए इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। शायद क्वेश्चन पूछ ले कि सॉफ्ट ड्रिंक और फलों के जूस में क्या होती है, तो अत्यधिक ऊर्जा होती है। शायद क्वेश्चन आ जाए कितनी होती है, तो 150 से 170 कैलोरी प्रति आपूर्ति। तो इसको लिख लीजिए। डाइट जर्नल, इसमें भोज्य पदार्थ और पेय पदार्थ के अंतर्ग्रहण, टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना, व्यायाम के समय का साप्ताहिक ब्यौरा रखने में सहायकता मिलती है। और प्रत्येक सप्ताह शरीर का वजन जरूर देखना चाहिए कि कितना है। व्यायाम करना चाहिए, अनिवार्य है व्यायाम। प्रत्येक सप्ताह 3 से 4
वह 20 से 30 मिनट के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए, चाहे टहले, जॉगिंग करे, बाइक चलाए, तैरे, खेले, रस्सी कूदे, कुछ भी करें। नशीले पदार्थों का उपयोग और दुरुपयोग, तो किशोरावस्था में मादक पदार्थों का सेवन दुरुपयोग बहुत महत्वपूर्ण और चिंताजनक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। किशोरों द्वारा तंबाकू, शराब, ये नशीली दवाइयों का व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है और नशीली दवा, शराब के सेवन से किशोरों का पोषण और स्वास्थ्य पे क्या हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है और इससे क्या शरीर की शारीरिक और मनोसामाजिक पुनर्वास प्रक्रिया में पोषण संबंधी हस्तक्षेप, समर्थन और परामर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। क्या जब एक इंसान नशीले पदार्थों के इसमें पड़ गया या नशीली पदार्थों का सेवन करने लगा तो क्या होता है, वो पूर्ण रूप से गलत राह में चला जाता है, उसे एक लत लग जाती है और फिर क्या हो जाता है, उसको बीमारी लग जाती है और वो सामाजिक रूप से, मनोसामाजिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या समाज से कटने लगता है, उसका शरीर काम नहीं करता, उसका दिमाग क्या बस हमेशा नशीले पदार्थों में ही लगा रहता है, अल्कोहल वगैरह में लगा रहता है। तो क्या ये सब क्या शरीर के लिए हानिकारक होती है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, आपकी टीजीटी के नेट के लिए स्टूडेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, DSSB के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। विश्व में लगभग 2 बिलियन लोग एनीमिया से ग्रस्त हैं, जो कि मुख्यतः लौह तत्व की कमी से होता है। ये सबको पता है कि एनीमिया लौह तत्व की कमी से होता है। यह मुख्यतः महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करता है। 2005 से 2006 में हुए नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 में NFHS3 में से पता चला कि 30% किशोर लड़कों, लिख लीजिए 30% किशोर लड़कों की तुलना में 56% किशोर लड़कियां एनीमिया से ग्रस्त हैं। इसकी तुलना में 6 से 59 माह की आयु वर्ग के छोटे बच्चों में यह आंकड़ा 70% है। यह भी देखा गया कि 1991 से 1992 में हुए कुछ पिछले सर्वेक्षण की तुलना में एनीमिया के मामले इस समय वास्तव में बढ़ गए हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी, अपर्याप्त आहार, खास बीमारियों, बार बार गर्भधारण करना, स्तनपान कराना, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी के कारण एनीमिया असंगत रूप से अधिक है। एनीमिया दूर करने के प्रयास करने हेतु किशोरावस्था सबसे बेहतर समय है। लिख लीजिए, जो एनीमिया दूर करने का जो प्रयास अगर कर रहे हैं तो किशोरावस्था सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सही समय है। क्वेश्चन अगर आ गया तो याद रखिएगा किस अवस्था में एनीमिया दूर करने का प्रयास किया जा सकता है, बेहतर समय है वो तो किशोरावस्था। वृद्धि संबंधी आवश्यकताओं के अतिरिक्त गर्भावस्था से पूर्व लड़कियों को लौह तत्व के स्तर को सुधारना आवश्यक है। लड़कों और लड़कियों को स्कूल और मनोरंजन संबंधी कार्यकलापों, जनसंचार माध्यमों द्वारा एनीमिया के बारे में जानकारी दी जा सकती है। बिल्कुल, जो लड़के हैं लड़कियों को स्कूल द्वारा क्या खेल खेल में, मनोरंजन द्वारा कोई ऐसी गेमिंग करा दी जाए जिससे उनको जानकारी मिल जाए। जनसाधन के माध्यम से हमें क्या जागरूक करना चाहिए एनीमिया के बारे में। लौह तत्व युक्त खाद्य पदार्थों जहां आवश्यक हो, लौह तत्व संपूरकों के बारे में जानकारी देने के लिए इनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। फिर जो हम लोग ये देख रहे हैं किशोरों के खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो क्या सामाजिक आर्थिक प्रणाली और राजनीतिक प्रणाली, खाद्य प्रणाली की उपलब्धता, उत्पादन और वितरण प्रणाली। तो इसमें क्या आते हैं, बाह्य कारक होते हैं और आंतरिक कारक होते हैं। बाह्य कारक में परिवार की इकाई, परिवार की विशेषताएं, पालन पोषण के तरीके, पालन पोषण कैसा होता है उसका तरीका कैसा है, मित्र मंडली, सामाजिक और सांस्कृतिक मानक और मूल्य क्या है, जनसंचार, फास्ट फूड, खाने से संबंधित सनक, पोषण संबंधी ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव। और आंतरिक कारण में क्या प्रभावित करता है, शारीरिक आवश्यकता, विशेषता, शरीर की क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या विशेषता है, शारीरिक छवि और स्वसंकल्पना, व्यक्तिगत मूल्य क्या है, उसका व्यक्तिगत मूल्य और विश्वास क्या है, खान पान संबंधी प्राथमिकताएं क्या हैं, अर्थ क्या है, मनोसामाजिक विकास क्या है, स्वास्थ्य क्या है। फिर इन सबको मिला के क्या बनती है, जीवन शैली बनती है और जीवन शैली के बाद ये खान पान संबंधी व्यक्तिगत आचरण बन जाते हैं। ये सब खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करते हैं।
फिर खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये मैंने आपको चित्र में बता दिया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये देख लेते हैं किशोरावस्था में होने वाले खान पान संबंधी विकृतियाँ। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। लिख लीजिए किस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। किशोरावस्था में शरीर की छवि के निर्माण का भी विकास होता है। इस समय खान पान संबंधी विकृतियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये परिवर्तन आत्मविश्वास संबंधी समस्या बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए एनोरेक्सिया नर्वोसा, यह विकृति जो शारीरिक छवि को बिगाड़ने से जुड़ी है, सामान्यतः किशोरावस्था में दिखाई देती है। ये बीमारी को लिख लीजिएगा, विकृति को। इस उम्र में व्यक्ति अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा होता है और शारीरिक छवि संबंधी समस्याओं के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है। शारीरिक छवि संबंधी जो समस्याएं हैं उसके प्रति क्या होता है, बहुत ही सजग होता है, संवेदनशील होता है। खान पान संबंधी अनियंत्रित आदतें किशोरों को समान वयस्क के शरीर का छवि ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न कर देती है। अब क्या है, जब खान पान संबंधी जो अनियंत्रित आदतें हैं, अब पोषक तत्व मिलेगा नहीं या आप ज़्यादा कैलोरियाँ वसा वाला लोगे तो क्या आपकी जो शारीरिक छवि है वो खराब हो जाएगी। जो शारीरिक छवि है तो क्या वो सही नहीं हो पाएगी जैसी आप छवि चाहते हो, तो उसमें क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी। क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा को हम सोनम के उदाहरण से समझते हैं। इसको समझ लेते हैं ये क्या बीमारी है। ये एक आदर्श शरीर चाहती थी। उसने अपने माता पिता अध्यापकों की सलाह को ध्यान में नहीं दिया और क्या किया, उसने खाना लगभग बंद कर दिया। उस पर दुबले शरीर का सनक सवार हो गया और उसका वजन समानता से क्या हुआ, समान हो गया। उसका वजन, यदि उसका वजन समान है, तब भी उसने क्या किया, हर समय इस दबाव में है कि उसे फिल्मों में दिखाई पड़ने वाले कुछ हीरोइनों, पत्रिकाओं में दिखने वाले मॉडलों जितना पतला होना है, उसमें आत्मविश्वास की कमी थी और वह उदास रहती थी। इससे वह अपने परिवार और मित्रों से क्या होती जा रही थी, दूर होती जा रही थी और वह नहीं समझ पाई थी कि वह कुपोषण का शिकार हो गई। भाई दुबले होने के चक्कर में क्या इतने उसने खाना पीना बंद कर दिया और क्या हो गई, कुपोषण का शिकार हो गई। भाई खान पान जब अच्छा नहीं रखोगे तो पोषक तत्व कैसे प्राप्त होंगे। इस बात पर जोर देती कि वह मोटी है। एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक खान पान संबंधी विकास से ग्रस्त हो गई और वह इस बात से अभिन्न थी कि अत्यधिक वजन कम होने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और उस बात को भूल ही गई कि अगर मेरा वजन ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गया तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। फिर बुलिमीया एक अन्य प्रकार की खान पान संबंधी विकृति है। इसको भी याद कर लीजिए, ये बीमारी भी है बुलिमीया। बुलिमीया अक्सर किशोरावस्था के अंतिम भाग में अथवा वयस्क अवस्था के आरंभ में वजन कम करने के असफल प्रयासों हेतु लिए गए विभिन्न प्रकार के आहारों से शुरू की जाती है। क्या किया जाता है, ये किशोरावस्था के अंतिम भाग या वयस्क अवस्था के आरंभ में वजन कम करने के असफल प्रयास के लिए, मतलब वजन कम करने के लिए कि वजन कम करना है, उसके असफल प्रयासों के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के आहारों से शुरू होती है। इससे ग्रस्त रोगी बार बार खाने लगता है और अत्यधिक खाता है। उल्टी और क्या होता है, उल्टी होती है और विरेचकों के उपयोग द्वारा पेट साफ रहता है। यह महिलाओं में अधिक होता है, लेकिन 5 से 10% खान पान संबंधी विकृतियाँ पुरुषों में भी होती हैं। फिर एनोरेक्सिया और बुलिमीया के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे ऐंठन होना, गुर्दा खराब होना, हृदय गति असामान्य होना, दांतों का जो संरक्षण होना, दांतों का क्षरण होना, दांतें क्या होना, दांत खराब होना, क्षरण होना, गायब हो जाना, तो दांतों का क्षरण होना। तो किशोर लड़कियों में एनोरेक्सिया से मानसिक धर्म देह से प्रारंभ हो सकता है, कद स्थायी रूप से कम हो जाता है इसमें, ठीक है, हड्डियां कमज़ोर भी हो सकती हैं, तो ये सब विकृतियाँ हो जाती हैं। तो महत्वपूर्ण शब्द हैं सक्रियता का स्तर। तो सक्रियता का स्तर का मतलब व्यक्ति की सक्रियता का स्तर, अर्थात वह कम चलने वाला, हल्का, संतुलित
या अधिक भारी या व्यक्ति के व्यवसाय से गहरे स्तर का जुड़ा हुआ। फिर संतुलित आहार वह आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में सही अनुपात में शामिल हो कि अच्छे स्वास्थ्य के विकास उसे बनाए रखने के लिए सभी पोषक तत्व प्रदान करता हो। खाद्य वर्ग उनके समान गुण वाले खाद्य पदार्थ जिन्हें एक साथ समूहित किया गया हो। समूहित करने के लिए विशेषताएं कार्य पोषक तत्व और स्रोत हो सकते हैं। तो खाद्य वर्ग क्या होते हैं कि एक समान गुण वाले खाद्य पदार्थ जिन्हें एक साथ समूहित यानी एक समूह में किया गया हो और समूह में करने की विशेषताएं क्या होती कार्य पोषक तत्व अथवा स्रोत हो सकती है। स्तनपान वह अवधि जब माँ अपने शिशु को दूध पिलाती है। शरीर क्रियात्मक स्थिति जब शरीर शारीरिक अवस्थाओं के कारण जब विशेष शारीरिक अवस्थाओं के कारण पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। शरीर क्रियात्मक स्थिति क्या होती है कि वह स्थिति क्या होता है जब शरीर की अवस्थाओं के कारण जो पोषक तत्व है उसकी क्या आवश्यकता बढ़ जाती है, जैसे गर्भावस्था स्तनपान की अवस्था। फिर संस्तुत आहारी मात्रा क्या होती है, तो पोषक तत्वों की वे मात्रा जो व्यावहारिक रूप से सभी स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करती है। तो संस्तुत आहारी मात्रा क्या होती है, पोषक तत्वों की वे मात्रा जो व्यवहार के रूप में सभी स्वस्थ व्यक्तियों को आवश्यकताओं को पूरा करती है। या किसी एक व्यक्ति को आवश्यकता नहीं बल्कि ऐसे दिशा निर्देश हैं जो हमें दैनिक रूप में खाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा में बताते हैं। तो मैंने बताया किशोरावस्था की जो बीमारियां हैं इसको याद रखिएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया, ये दोनों बीमारी याद रखिएगा, शायद पूछ लिया जाए। तो ये खान पान संबंधी विकृति हैं दोनों ही। और बुलिमिया अक्सर किशोरावस्था के अंतिम भाग और वयस्क अवस्था के आरंभ में वजन कम करने के कम करने के असफल प्रयासों हेतु लिए गए विभिन्न प्रकार के आहारों से होती है। तो इससे ग्रस्त रोगी बार खाने लगता है और अत्यधिक खाता है। उल्टी और विरेचकों के उपयोग द्वारा पेट साफ रहता है और यदि भी महिलाओं में अधिक होता है और लेकिन 5 से 10% खान पान संबंधी विकृतियाँ पुरुषों में भी होती हैं। तो ये था आज का टॉपिक, ये लेसन 3 इसी के साथ फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में लाइव क्लास में रात के 10 बजे हम लोग पढ़ेंगे संसाधन प्रबंधन। तो लेसन 4 है, इसके जो मेन चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए